हेलो एवरीवन। डिमांड टॉपिक अपना था। लास्ट क्लास में अपन ने फैक्टर अफेक्टिंग डिमांड्स के बारे में बात कर ली थी, जिसमें अपन ने इंडिविजुअल और मार्केट दोनों के बारे में बात कर ली थी। आज अपना जो नेक्स्ट टॉपिक आता है डिमांड का टॉपिक है और इम्पॉर्टेंट टॉपिक है। जैसे फैक्टर अफेक्टिंग जो टॉपिक था वो इम्पॉर्टेंट था, वैसे ही टॉपिक है लॉ ऑफ डिमांड। ठीक है, लॉ ऑफ डिमांड बेसिकली क्या है उसके बारे में बताएंगे, उसके एक्सेप्शंस क्या है, अजम्पशंस क्या है, लॉ ऑफ डिमांड खुद क्या है, सब चीज अपन बात करेंगे। तो अपना जो टॉपिक आता है वो आता है लॉ ऑफ डिमांड का। कौन सा टॉपिक आता है? लॉ ऑफ डिमांड। समझ में आ रहा है बात? देखो लॉ ऑफ डिमांड क्या होता है। देखो मैं शुरू से एक चीज कहते हुए आया हूँ कि जैसे ही अगर एक कोई पर्टिकुलर कमोडिटी का प्राइस इंक्रीज होगा तो डिमांड क्या हो जाएगी? डिक्रीज हो जाएगी। ठीक है, इसके बारे में मैंने प्रीवियस वीडियो में काफी बार बताया हुआ है कि ऐसा क्यों होता है। ठीक है, तो सेम चीज अपने पास यही है कि प्राइस इंक्रीज होगा डिमांड डिक्रीज हो जाएगा, प्राइस डिक्रीज होगा डिमांड इंक्रीज हो जाएगा। ये सब चीज की बात जो कर रहे हैं, ठीक है, मतलब सिर्फ प्राइस फैक्टर के बिहाफ पर डिमांड का चेंज होना और बाकी अदर फैक्टर इन द सेंस जो मैंने आपको बताए थे, रिलेटेड गुड्स हो गया, इनकम इफेक्ट हो गया, पॉपुलेशन साइज हो गया, बाकी सब चीजें, ठीक है, सिर्फ ऑन प्राइस ऑफ कमोडिटी के बिहाफ पर अगर कोई डिमांड या किसी पर्टिकुलर कंज्यूमर की डिमांड चेंज होती है, उसको किसके दायरे में आता है? लॉ ऑफ डिमांड। और उसको कहते भी क्या है? लॉ ऑफ डिमांड। ठीक है, तो इसको कुछ इस तरीके से लिखेंगे, बोलने को ऐसा है, अदर फैक्टर रिमेनिंग कांस्टेंट, ओनली प्राइस फैक्टर विल चेंज कंज्यूमर्स इनकम, चेंज कंज्यूमर्स डिमांड। आई बस समझ में? ठीक है, तो लिखने का है, आपने लिखिए इट स्टेट्स that increase in price of the good, increase in price of the good, increase in the price of the good, its demand falls. Its demand falls. Its demand falls with a decrease in price. Within decrease in price, decrease in price, its demand increase. ठीक है, इसको ऐसे शो करेंगे, प्राइस इंक्रीज डिमांड डिक्रीज, प्राइस डिक्रीज डिमांड इंक्रीज। ये जो प्राइस है वो किसकी है बेटा? ऑन कमोडिटी प्राइस, मतलब जो भी चीज परचेज करने जा रहे हैं उस पर्टिकुलर चीज का प्राइस, ऑन कमोडिटी प्राइस। क्लियर होता है ये बात? समझ में आती है ये चीज? इट स्टेट्स दैट इंक्रीज इन प्राइस ऑफ द गुड, इट्स डिमांड फॉल्स विद द डिमांड with a decrease in price its demand increases। समझ में आती है बात? ठीक है, इंक्रीजेस भी लिख सकते हैं आप, राइजेस भी लिख सकते हैं। और इसके बाद आप एक चीज लिख लीजिए, अदर फैक्टर रिमेनिंग कांस्टेंट, मतलब उनका कोई फर्क नहीं पड़ने वाला इस पे। जैसे अगर मैं बोलूं कि भाई एक कंज्यूमर के इनकम में चेंज आ गया, नहीं नहीं, उससे कोई डिमांड, लॉ ऑफ डिमांड उस चीज को अप्लाई नहीं करता। ठीक है, लॉ ऑफ डिमांड सिर्फ किस चीज को अप्लाई करता है बेटा? प्राइस फैक्टर के बिहाफ पर, कि भाई प्राइस चेंज हुआ ऑन कमोडिटी का, जो मैं परचेज करने जा रहा हूं। मान के चलो मार्केट 20 रुपए का 30 का हो गया, अब मैं उसको परचेज नहीं करूंगा, 30 की जगह 10 का हो गया, तो मैं इसके दो हो सकता है, दो परचेज कर लूंगा, क्योंकि 20 में अब दो आ जाएंगे ना, वो चीज की बात कर रहे हैं। ठीक है, अदर फैक्टर रिमेनिंग कांस्टेंट, अदर फैक्टर रिमेनिंग कांस्टेंट। क्लियर है? समझ में आती है बात? इस चीज की बात अपन ने यहाँ पे कर ली है। ठीक है, तो ये लॉ ऑफ डिमांड का जो डेफिनेशन कुछ इस तरीके से था, एक बार वापस रिवाइज करते हैं अपन। क्या था? इट स्टेट्स की जगह अगर आपको याद नहीं होता तो रेफर्स भी लिख सकते हो, कोई बड़ी बात नहीं है। इट रेफर्स दैट इंक्रीज इन प्राइस ऑफ द गुड एंड इट्स डिमांड फॉल्स विद एन डिक्रीज फॉल्स, ये यहां तक आ जाएगा, विद इन डिक्रीज इन प्राइस डिमांड इंक्रीजेस, या राइजेस लिख सकते हैं। अदर फैक्टर रिमेनिंग कांस्टेंट, आप इसको ऐसे छोटे में भी लिख सकते हैं, अदर फैक्टर रिमेनिंग कांस्टेंट, ओनली प्राइस फैक्टर विल चेंज माय डिमांड। आई बस समझ में? माय मींस कंज्यूमर्स डिमांड। ठीक है, वो मैं लिख देता हूं आपको, वो भी समझ में आ जाएगा। प्राइस का ध्यान रखना, प्राइस कौन सा है? ऑन कमोडिटी का प्राइस है। क्लियर है? इस चीज को ध्यान रखिए आप। ठीक है, क्लियर है? इसको क्वालिटेटिव लॉ भी कहा जाता है, क्वालिटेटिव लॉ।
ठीक है, समझ में आती है बात। अब इसी का अपन एक शेड्यूल बनाएंगे, फिर शेड्यूल बनाएंगे, फिर डायग्राम बनाएंगे, सारी चीजें देखिए, आराम से देखिए। देखा बच्चों, अब देखिए इसके बाद का टॉपिक, मतलब शेड्यूल और उसके बाद करनी है अपन को, मैं इसको रफ कर रहा हूं। देखिए मैंने बोला लॉ ऑफ डिमांड का मैंने यहाँ पे बताया था कि प्राइस इंक्रीज डिमांड डिक्रीज होता है। ये कैसा रिलेशन है बेटा, अपोजिट डायरेक्शन का है। और ये मैं आपको बता चुका हूँ, अपोजिट डायरेक्शन वाला जो कर्व होता है वो हमेशा कैसा होता है, कैसा होता है बेटा, डाउनवर्ड स्लोपिंग। कैसा होता है, डाउनवर्ड स्लोपिंग होता है। ठीक है, और इनका बीच का जो रिलेशन होता है वो कैसा होता है, इनवर्स रिलेशन। और यू कैन से नेगेटिव। समझ में आ रही है बेटा बात। डाउनवर्ड स्लोपिंग होता है, इनवर्स रिलेशन, नेगेटिव रिलेशन आप कह सकते हैं इस चीज को। इस शेड्यूल बना कर अपन ट्राई करते हैं, वही नॉर्मल जैसे इंडिविजुअल में बनाया था ना वैसा बना सकते हैं अपन यहाँ पर। मतलब वो शेड्यूल अपने कारागर से हो सकता है। जैसे मैंने बोला 1 रुपए, 2 रुपए, 3 रुपए, 4 रुपए, 5 रुपए, ऐसे प्राइस है अपने पास। 1 रुपए, 2 रुपए, 3 रुपए, 4 रुपए तक ले लो, कोई बड़ी बात नहीं है। ठीक है, 1 रुपए में मैं कोई कमोडिटी 10 रुपए 10 की परचेज करता था, 2 में अब जैसे प्राइस इंक्रीज होगा ऑब्वियस सी बात है डिमांड क्या होने वाली है, डिक्रीज होने वाली है। ठीक है, 3 में 6, 4 में 4 ही परचेज करूंगा, या 5 ले लो, चलो कोई इशू नहीं है। ठीक है, ऐसा नहीं कि सिमिलर गैप में आप चेंज कर रहे हो, वो एक शेड्यूल बस होना चाहिए अपने पास जो आपको ये शो कर रहा हो कि प्राइस इंक्रीज होने की वजह से डिमांड चेंज आ रही है, डिमांड डिक्रीज हो रही है। क्लियर, समझ में आती बात, ये चीज। फिर इसका कर्व कैसे बनेगा, जैसे इंडिविजुअल में बनाया था वैसे ही बनाना है अपन को। ये अपने पास y एक्सिस हो गया, ये x एक्सिस हो गया, ये 0 अपने पास, ओरिजिन हो गया अपने पास। ठीक है, आपको पता है प्राइस कहां पर आएगा। ठीक है, अब इसको शो कर लीजिए, बनाइए डायग्राम, बनाइए, आप कोशिश करिए। इंडिविजुअल वाला ये कोई वो नहीं है, माता बच्चे वाला काम नहीं है। प्राइस 1 2 3 4 शो कर दिया मैंने। ठीक है, बाकी इसको भी 2 की टेबल से शो कर सकते हैं, 2 4 6 8 10। ठीक है, अब 1 पे कितना है बेटा, 1 पे 10 है। अब ऐसे बना लो तो कर्व तो ऐसे ही जाएगा। 2 पे 8 है, 3 पे 6 है, 4 पे 5 है। 5 बिजली इसके बीच में आ जाएगा, प्रॉब्लम ऐसा रहेगा वो। समझ में आती है बात बेटा, इसको कर सकते हैं। चलो चलो, अब देखिए अजम्पशन, इसके बारे में बात करेंगे अपन। अजम्पशन से थोड़ा सा लिखेंगे अपन, थोड़ा अजम्पशंस के बारे में। देखिए अजम्पशंस मतलब ये अप्लाइड ही तब होंगे assumptions of law of demand।
अब देखो मैं एक चीज बताऊं आपको, ये मतलब आपको ऐसा नहीं कि अलग से याद करना पड़ेगा, assumption लॉ ऑफ डिमांड आसान से याद हो जाएंगे अगर जिस बच्चे को फैक्टर्स याद है। फैक्टर याद है ना, इंडिविजुअल और मार्केट के हिसाब से बताया था आपको। इंडिविजुअल में क्या बताया था, सबसे पहला ऑन प्राइस ऑफ कमोडिटी जो लॉ ऑफ डिमांड पे वर्क कर रहा है, ठीक है, मतलब प्राइस चेंज होगा तो डिमांड, वो सिर्फ लॉ ऑफ डिमांड वाला बात। बाकी जो फैक्टर है वो क्या मान रहे हैं अपन, कांस्टेंट मान रहे हैं। मान कर रहे हैं लॉ ऑफ डिमांड कहता ही यही है कि अदर फैक्टर रिमेनिंग कांस्टेंट ओनली प्राइस फैक्टर, कौन सा, ऑन प्राइस फैक्टर विल चेंज द डिमांड ऑफ द कंज्यूमर। आई बस समझो कंज्यूमर का डिमांड कौन चेंज कर सकता है, सिर्फ एक प्राइस चेंज कर सकता है, ठीक है, प्राइस के अप डाउन होने की वजह से डिमांड में चेंज आएगा। बाकी अदर फैक्टर के चेंज होने से कंज्यूमर की इनकम हो गई, रिलेटेड गुड्स का प्राइस हो गया, टेस्ट एंड प्रेफरेंस हो गया, एक्सपेक्टेशन फ्यूचर वाला बात हो गया, पॉपुलेशन साइज हो गया, डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ इनकम हो गया, कुछ भी क्लाइमेटिकल चेंजेस हो गया, कुछ भी, उसी वजह से डिमांड चेंज नहीं हो रहा, वो लॉ ऑफ डिमांड के अंदर आएगा। अब देखो समझने की बात क्या है, मैंने प्राइस फैक्टर को छोड़ दिया, बाकी जितने भी फैक्टर है मेरे पास, जितने भी फैक्टर वो मेरे क्या है, कांस्टेंट है, तो वो सब किस में आ जाएंगे, अजम्पशंस ऑफ लॉ ऑफ डिमांड में आ जाएंगे। मतलब लिखना कैसे है अपन को, देखो ऐसे, इनकम ऑफ कंज्यूमर रिमेन कांस्टेंट, रिमेन्स कांस्टेंट मींस नो चेंज, ठीक है। दूसरा, प्राइस ऑफ रिलेटेड गुड, पता है ना आपको, दो तरह की गुड्स होती है, सप्लीमेंट्री और सब्स्टिट्यूट और कॉम्प्लीमेंट्री, सॉरी। प्राइस ऑफ रिलेटेड गुड रिमेन अनचेंज। तीसरा पे आप लिख लीजिए, टेस्ट एंड प्रेफरेंस रिमेन्स कांस्टेंट, ठीक है। ऐसे बाकी जो फैक्टर्स है वो आ जाएंगे इसमें। और कौन सा लिखे अपने पास, इनकम हो गया, प्राइस हो गया, एक्सपेक्टेशंस वाला लिख लो, नहीं तो पॉपुलेशन साइज वाला बात कर लो। ठीक है, पॉपुलेशन साइज इसमें नहीं आएगा, आप ये तीन ही याद करो इसके। चौथा आप वो एक्सपेक्टेशंस वाली बात याद कर सकते हैं। ठीक है, ये कुछ अपने पास assumptions यहाँ पर बन जाते हैं, ठीक है। और लिखना चाहो तो लिख सकते हो, लिख लो, साइज ऑफ पॉपुलेशन अनचेंज, ये लिख सकते हैं अपन, ठीक है। तो लॉ ऑफ डिमांड में अपने डेफिनेशन पढ़ लिया, लॉ ऑफ डिमांड पढ़ लिया क्या होता है, शेड्यूल देख लिया, डायग्राम देख लिया कि इसके असम्पशंस अपने पास यहाँ पर आ जाते हैं, ठीक है। इनकम ऑफ द कंज्यूमर रिमेन कांस्टेंट और नॉट चेंज, प्राइस ऑफ रिलेटेड गुड रिमेन अनचेंज, टेस्ट एंड प्रेफरेंस रिमेन कांस्टेंट, फ्यूचर एक्सपेक्टेशंस एंड रिमेन कांस्टेंट, साइज ऑफ पॉपुलेशन अनचेंज, ये लिख सकते हैं अपन, ठीक है। ये आपके यहाँ पर असम्पशंस हो गए, मतलब ये होंगे तभी लॉ ऑफ डिमांड हो पाएगा। इनमें अगर लिटिल बिट भी चेंज आ गया तो लॉ ऑफ डिमांड वहीं पे खत्म हो जाएगा। मतलब मैं बोल रहा हूँ कि मेरी इनकम बढ़ने की वजह से डिमांड में चेंज आई है तो वो लॉ ऑफ डिमांड नहीं है। मैं बोल रहा हूँ मेरे रिलेटेड गुड के प्राइस में चेंज आने की वजह से डिमांड चेंज हुई है, वो लॉ ऑफ डिमांड नहीं है, ठीक है। लॉ ऑफ डिमांड कब अप्लाइड होगा, अदर फैक्टर रिमेनिंग कांस्टेंट, ओनली प्राइस फैक्टर, जो चीज मैं परचेस करने जा रहा हूँ उसका प्राइस चेंज होगा तभी मैं क्या मानूंगा, लॉ ऑफ डिमांड के अंदर मानूंगा, अन्यथा उस चीज को नहीं माना जाएगा। किसके अंदर, लॉ ऑफ डिमांड के अंदर माना नहीं जाएगा, क्योंकि लॉ ऑफ डिमांड कहता ही ये बेटा, क्या लॉ ऑफ डिमांड कहता है ये प्राइस इंक्रीज डिमांड डिक्रीज, प्राइस इंक्रीज डिमांड डिक्रीज, तो प्राइस डिक्रीज डिमांड इंक्रीज, समझ में आती है। नेगेटिव इनवर्स रिलेशनशिप, जब भी तो डाउनवर्ड स्लोपिंग कर्व बनता है, अभी बनाया था ना अपन ने, वो चीज क्लियर है। ध्यान रखिए, y एक्सिस पे प्राइस शो करते हैं, x एक्सिस पे क्वांटिटी शो करते हैं, ध्यान रखिए, ठीक है, क्लियर है। इसके बाद इसका लास्ट टॉपिक अपने पास बचता है एक्सेप्शंस, कि भाई लॉ ऑफ डिमांड कहां का अप्लाइड नहीं होता, ठीक है। मतलब जैसे मैं बोल रहा हूँ कि हमेशा ही ऐसा थोड़ी होता है कि प्राइस के बढ़ने से डिमांड में चेंज आएगा, मतलब प्राइस बढ़ा तो डिमांड गिर जाएगा, प्राइस घटा तो डिमांड बढ़ जाएगा, ऐसा क्या हर चीज में ऐसा होता है, आपके जहन में भी आ रही होगी। पर देखते हैं वो कौन कौन सी ऐसी चीजें हैं जहां पर लॉ ऑफ डिमांड ये अप्लाई नहीं करता है कि प्राइस बढ़ने से हो सकता है डिमांड बढ़ भी जाए, प्राइस घटने से हो सकता है डिमांड घट भी जाए, ठीक है। तो उस चीज की बात करेंगे अपन नेक्स्ट टॉपिक में, तो उसको देख लेते हैं अपन फटाफट कर लें, देख लो लिख लो। देखिए
शुरू करें। अब देखिए, लिखिए एक्सेप्शंस। नेक्स्ट लास्ट टॉपिक है इस लॉ ऑफ डिमांड का, एक्सेप्शंस ऑफ द लॉ ऑफ डिमांड, एक्सेप्शन ऑफ द लॉ ऑफ डिमांड। देखिए पहला आपके पास आता है गिफिन गुड्स, मतलब गिफिन गुड्स एक्सेप्शन में आता है कि जिसकी प्राइस के चेंज होने से डिमांड में चेंज होता है, क्या होता है वो बात करेंगे आपको। दूसरा आता है नेसेसिटीज, इसके बताऊंगा अभी। दूसरा नेसेसिटीज। तीसरा आपके पास क्या आएगा, कंज्यूमर्स इग्नोरेंस, कंज्यूमर्स इग्नोरेंस। चौथा बैंडवैगन इफेक्ट, पांचवा भी है अपने पास। देखिए फिफ्थ क्या है, अब लग्जरीज को ले लो। लग्जरीज जो लाइक कार, जो इम्पोर्टेंट कार्स आती है, जेम्स, मेटल्स, ये सब चीजें, ठीक है। अब इनको धीरे धीरे करके पढ़ेंगे अपन, ठीक है। वही चीज क्या है, सबसे पहले गिफ्ट गुड्स के बारे में लिखेंगे बेटा। पहला गिफ्ट गुड्स, देखिए गिफ्ट गुड्स के बारे में लिखिए, क्या होते हैं समझाएंगे। देखो दे आर नेम्ड आफ्टर, दे आर नेम्ड आफ्टर सर रॉबर्ट गिफिन्स। किसके नाम से दिया गया है, सर रॉबर्ट, ये क्वेश्चन आ रहा था बेटा, सर रॉबर्ट गिफिन्स, who first observed a direct relationship, who first observed direct relationship between price and given goods. Yeah. अब ये गिफ्ट गुड्स होती क्या है, देखो साफ साफ एक चीज यहाँ पर कह रखी है। सबसे पहले एक चीज समझो, दे आर नेम्ड आफ्टर सर रॉबर्ट गिफिन्स हु फर्स्ट ऑब्जर्व डायरेक्ट रिलेशनशिप बिटवीन प्राइस एंड गिफ्ट गुड्स डिमांड, ठीक है। मतलब कहना क्या चाहते हैं कि ऐसी कुछ चीजें जिनका प्राइस चेंज होने से, मतलब प्राइस इंक्रीज हो रहा है तो उनका डिमांड भी इंक्रीज होगा, और प्राइस डिक्रीज होगा तो उनका डिमांड भी क्या हो जाएगा, डिक्रीज हो जाएगा। समझ में आती है बात, क्यों? क्योंकि आपको ध्यान है इन्फीरियर गुड बताया था मैंने आपको इनकम इफेक्ट में, इन्फीरियर गुड सेम चीज है, ठीक है भाई। अभी मेरा इनकम इंक्रीज हुआ तो मैं जो हाल फिलहाल यूज कर रहा हूँ उसकी डिमांड क्यों करूंगा, नहीं करूंगा ना, या फिर करूंगा तो मैं अच्छी क्वालिटी वाली करूंगा। समझ में आती है बात, तो वही चीज यहाँ पर आती है, मतलब वहां पर प्राइस का कोई चेंज नहीं है, ठीक है। वहां पर प्राइस का पार्ट नहीं कह रहा, अपन लिख सकते हैं उस चीज को, अपन लिखिए। तो देखो लिखने जैसा कुछ मेरे को लगता नहीं है, जरूरत है कि अपन को सिर्फ इतना ध्यान रखना है कि डायरेक्ट रिलेशनशिप है, जहां पर प्राइस इंक्रीज है उस पर्टिकुलर गुड का तो उसका डिमांड भी इंक्रीज हो जाएगा। क्योंकि एक्सेप्शंस की बात कर रहे हैं, वहां पे लॉ ऑफ डिमांड वो अपोजिट डायरेक्शन वाली बात तो करेगा ही नहीं ना। समझ में आती है बात, ये चीज।
सेकंड आता है आपका नेसेसिटी। अब देखो इसको मेरे को लगता नहीं इसको वैसे लिखवाना जरूरी है। नेसेसिटीज आपको पता है ऐसी जरूरत की चीजें उनका प्राइस कितना ही हाइक हो हम उसको खरीदेंगे मतलब उसकी डिमांड चेंज नहीं करेंगे। जैसे अगर अभी हम बोल रहे हैं कि गेहूं महंगा हो रहा है तो गेहूं तो खाना ही पड़ेगा ना बेटा, गेहूं खाएंगे, गेहूं का कोई ऑप्शन नहीं है हमारे पास। आप बोल रहे हो कि सर गेहूं का ऑप्शन बाजरा मक्का है, बेटा बाजरा मक्का हम डेली बेसिस पे नहीं खा सकते, गेहूं हम रेगुलर बेसिस पे खाते हैं, ठीक है, और वही हमारे ज्यादा नीड में रहता है, ठीक है, वही हमारी भूख मिटा सकता है। तो कहीं ना कहीं गेहूं अगर महंगा होगा तो ऐसा नहीं कि हम गेहूं को खाना कम कर देंगे, कि हम ऐसा थोड़ी आप 3 चपाती खाते हो तो आप 3 की जगह 2 खाने लग जाओगे, 1 खाने लग जाओगे, ऐसा नहीं है, आप 3 ही खाओगे। क्वालिटी में इशू कर लोगे, चेंज कर लोगे, भाई क्वालिटी चेंज कर लोगे, वो ठीक है आपकी बात आती है, मगर परचेस तो करोगे ना। मतलब प्राइस के चेंज होने से गेहूं की डिमांड में इंपैक्ट नहीं आ रहा है, समझ में आ रही है? यहाँ पर वही बात कर रहे हैं, मतलब रिलेशनशिप जो है यहाँ पर भी कैसा है बेटा, डायरेक्ट रिलेशनशिप के अंदर ही आता है। ये आपके आता है नेसेसिटीज के अंदर, ठीक है। फिर आता है कंज्यूमर इग्नोरेंस। कंज्यूमर खरीदना ही नहीं चाहता, प्राइस बढ़े घटे डजंट मैटर, मैं इंटरेस्टेड ही नहीं हूँ। और जब इंटरेस्टेड ही नहीं तो डिमांड में कोई इंपैक्ट ही नहीं पड़ेगा, समझ में आ रही बात? कोई भी चीज कितनी भी महंगी हो रही है, कितनी भी चीज सस्ती हो रही है, डजंट मैटर, ठीक है। या फिर कईयों के फर्क पड़ता है यार होने तो महंगी कोई नहीं, खरीदनी तो ही हमें, कोई जरूरत ही नहीं पड़ेगी, तो वो कंज्यूमर इग्नोरेंस की बात आ जाती है। वहां पर भी लॉ ऑफ डिमांड वर्क नहीं करता, उसके लिए इसको किसमें डाला गया है, एक्सेप्शंस ऑफ लॉ ऑफ डिमांड में डाला गया है। एक मैं लास्ट ये बताऊं, इसको बताऊंगा आपको थोड़ी देर में। सबसे पहले इसको समझो, लग्जरीज। लग्जरीज इन द सेंस कई लोग परचेज इसलिए करते हैं, लग्जरीज इन द सेंस वो चीजें जो अमीर लोग परचेज करते हैं, रिच सेगमेंट उस चीज को परचेज करता है, और वो परचेज इसलिए करते हैं क्योंकि वो आती ही महंगी है। जितनी ज्यादा उस पर्टिकुलर चीज की, जो भी वो परचेज कर रहे हैं, उस पर्टिकुलर चीज की प्राइस हाई होती जाएगी, उसकी डिमांड उन पर्टिकुलर सेगमेंट में क्या होती जाएगी, हाई होती चली जाएगी। क्यों? क्योंकि होड़ मच जाएगी, यार ये महंगी हुई तो इस चीज को मैं परचेज कर लूं ताकि मैं अपने स्टेटस को बरकरार स्टेबल रख सकूं। समझ में आती है बात? जैसे अगर मैं बात करूं ऑडी, ऑडी जितना महंगा होगा, ऑडी सस्ता होगा तो ज्यादा थोड़ी बिकेगा, नहीं ऐसा नहीं है बेटा, क्योंकि ऑडी अगर मान के चलो को 50 लाख का गाड़ी 10 लाख के अंदर में आने लग जाए तो वो तो और कंपटीशन वाली गाड़ियों में आ गया, तो लोगों के पास ऑप्शन है कि ऑडी क्यों परचेस करें, कुछ और परचेस कर लेंगे, फिर ऑडी वाली बात नहीं रह जाएगी ना, वो चीज। ये चीज मैं यहाँ पे आपको बताना चाहता हूँ, ठीक है। तो लग्जरीज इन द सेंस ऐसी कुछ चीजें जो रिच स्टेटस सिंबल होती हैं, ठीक है, वो उनका प्राइस अगर इंक्रीज होगा तो डिमांड भी इंक्रीज होगा, अगर प्राइस डिक्रीज होगा तो डिमांड डिक्रीज भी होगा उनका, क्योंकि लोग परचेज ही नहीं करेंगे उसको। समझ में आई बात? वो चीज, ठीक है। अब ये बैंडमैन इफेक्ट क्या होता है, इसको लिखवा सकता हूँ मैं आपको, लिख लीजिए। डिमांड ऑफ द कंज्यूमर इज अफेक्टेड बाय टेस्ट एंड प्रेफरेंस ऑफ द सोशल क्लासेस। इसको लिख लेते हैं अपन एक बार, देखिए इसको रफ करना पड़ेगा। देखिए डिमांड ऑफ द कंज्यूमर्स, डिमांड ऑफ द कंज्यूमर्स, डिमांड ऑफ द कंज्यूमर्स is affected by the taste and preference, is affected by the taste and preference of the social class, of the social class, of the social class to which he belongs, to which he belongs, which he belongs, and not by the price of the good, and not by the price of the good। ठीक है, समझ में आती है बात? अब देखिए यहाँ पर क्या बोला गया है, डिमांड ऑफ द कंज्यूमर्स इज अफेक्टेड बाय द टेस्ट एंड प्रेफरेंस ऑफ द सोशल क्लास टू व्हिच दे बिलोंग्स, एंड इट्स बाय द प्राइस ऑफ द गुड, मतलब नॉट बाय द प्राइस ऑफ द गुड। उसके प्राइस के चेंज होने से कोई फर्क नहीं पड़ता। समझ में आ रही बात? मतलब ऐसी कुछ चीजें होती है जिनकी प्राइस के चेंज होने से कोई फर्क नहीं पड़ता, अदर चीजों से फर्क पड़ता है। जैसे यहाँ पर लिख रखा है वो कौन सी क्लास में बिलोंग करते हैं। समझ में आती है बात? वो कौन सी क्लास में, कौन से समाज में बिलोंग करते हैं, रिच में है, मिडिल में है, लोअर में है, उस चीज की बात कर रहे हैं। जैसे एक एग्जाम्पल की बात करूँ, जैसे गोल्फ है, गोल्फ पता ना खेलने का जो होता है, ठीक है।
तो अब जो कॉर्पोरेट जो क्लासेस है, कॉर्पोरेट क्लास बेसिकली जो कंपनीज हैं, जो हाई कॉर्पोरेटर्स हुआ है, सब चीज़ें जो गोल्फ खेलना बहुत पसंद करते हैं, अब उनका अगर उनका राइज होता जाएगा, मतलब कॉर्पोरेट क्लास बढ़ता जाएगा, तो गोल्फ प्लेइंग का वो डिमांड भी तो बढ़ता जाएगा। अब वो जो प्राइस कितना भी हो, बढ़ रहा है घट रहा है डजेंट मैटर, हमको तो गोल्फ खेलना है, गोल्फ खेलने के लिए हमें गोल्फ स्टिक चाहिए, गोल्फ बॉल चाहिए, आई बात समझ में। तो वो कॉर्पोरेट क्लास बढ़ता जाएगा तो गोल्फ का डिमांड भी तो बढ़ता जाएगा, वहां पर प्राइस का तो कोई लेना देना ही नहीं है ना। तो वो चीज किसके अंदर आती है बेटा, बैकमैन इफेक्ट के अंदर। इसको सोशल सोसाइटी इफेक्ट भी कहते हैं, सोशल क्लास इफेक्ट। ठीक है, याद करने का टॉपिक है। वैसे तो बैंडमनी कहें इसको ज्यादा बेटर है, सोशल क्लास आप ये इसलिए बोला क्योंकि आपको ध्यान रहे कि मोटा मोटा ये इफेक्ट होता है कि वजह से सोशल क्लास, जिस चीज में वो बिलोंग करते हैं, जिस समाज में जिस तरीके से वो रहते हैं, उनके रहन सहन की बात कर रहे हैं अपने। ठीक है, अब देखो बेटा, एक्सेप्शंस हो गए, अजम्पशंस हो गए, लॉ ऑफ डिमांड पढ़ लिया, शेड्यूल डायग्राम हो गया, मतलब लॉ ऑफ डिमांड का टॉपिक तो आपका यहाँ पर क्या हो गया, वाइंड अप हो गया। अब डिमांड चैप्टर का एक लास्ट टॉपिक बचा हुआ है, मूवमेंट एंड शिफ्ट वाला। ठीक है, तो नेक्स्ट वीडियो में आपको समझा दिया जाएगा, एक वीडियो और बनेगा डिमांड का और वो हो जाएगा। ठीक है, तो आज के लिए थैंक यू।